Hello everyone. Today we are coming back with our second lecture of this unit, that is quantum mechanics. तो ये हमारा lecture number 2 है. Okay. So last lecture we have discussed about what is wave packet, all the things. Now we have to discuss one more topic of this wave packet, that is Gaussian wave packet. Okay. So we will discuss here what is Gaussian wave packet. So first of all, see what is the definition of the Gaussian wave packet. Okay. So that is the wave packet for which the product of uncertainty in position and momentum is minimum is known as Gaussian wave packet. तो हमें ये तो मालूम है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा क्या रहता था. ओके, पोजीशन और मोमेंटम. ओके, इसका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स. ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स उसका प्रोडक्ट रहता था. तो डेल्टा एक्स जो है वो एक्चुअल में पोजीशन के लिए और डेल्टा पी एक्स इज फॉर दी मोमेंटम. ओके, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू. मतलब हम साइमल्टेनियसली कभी भी इसको हम करेक्टली मेजर नहीं कर सकते. हमें कुछ तो एरर मिलेगा, एटलीस्ट इतना तो एरर मिलेगा, मिनिमम इतना या इससे ज़्यादा मिलेगा. मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला जाता था. ओके, अनसर्टेनिटी उसमें रहेगा ही. कभी भी हम लोग पोजिशन और मोमेंटम को अगर साइमल्टेनियसली मेजर कर ही नहीं सकते. ओके, मतलब मेजर करेंगे तो हमें एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें इतना एरर तो रहेगा. मिनिमम एरर हमारा इतना रहेगा. ओके, इससे ज़्यादा रहता है, मतलब इससे ज़्यादा या इससे इतना ही. ओके, मतलब इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन. ओके, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन अगर बोला है तो सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी? ग्रेटर देन है और इक्वल टू है. इक्वल तो सबसे कम वैल्यू इक्वल टू ही हो गई ना. तो अगर इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू हो गया तो ये सबसे कम वैल्यू हो गई अनसर्टेनिटी की. ओके, तो हमें क्या बोला है देखो यहाँ पे, द वेव पैकेट फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम. मतलब अनसर्टेनिटी का है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का है ना, पोजीशन और मोमेंटम का, इज मिनिमम. वो सबसे मिनिमम जहाँ पे होगा, सबसे मिनिमम कितना होगा वो इक्वल टू, अगर ये रिलेशन अगर इक्वल टू से डिपेंड करे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, तो वो सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई. ओके, अनसर्टेनिटी की इज मिनिमम इज नोन एज गॉसियन वेव पैकेट. मतलब जब वेव पैकेट है हमारा, ओके, जो एक्चुअल में वेव का रिप्रेजेंटेशन ही रहता है ना वेव पैकेट, तो अगर उसमें जो अनसर्टेनिटी रहती है पोजीशन और मोमेंटम की, उसकी वैल्यू अगर सबसे कम है, ओके, तब हम उसको बोल सकते हैं गॉसियन वेव पैकेट. ओके, नहीं तो हम लोग उसको गॉसियन वेव पैकेट नहीं बोल सकते. तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है गॉसियन वेव पैकेट की. ओके, तो गॉसियन वेव पैकेट हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो, तो यही चीज़ है. तो अभी ये चीज़ मैंने बताई ना, ये एक्चुअल में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. और हमने क्या बताया, इसका मिनिमम वैल्यू जो रहेगा वो जिस वेव पैकेट सेटिस्फाई करेगा उस वेव पैकेट को हम लोग बोल सकते हैं गॉसियन वेव पैकेट. ओके, सो लिखेंगे फॉर अ गॉसियन वेव पैकेट. तो ओके, गॉसियन वेव पैकेट कंसिडर किया जो एक्चुअल में एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. ओके, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग इसको पी को एक्स कंसिडर कर सकते हैं. पी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट है मोमेंटम का, एक्स कंपोनेंट ट्रैवलिंग अलॉन्ग ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी विल हैव. ओके, तो एक्स एक्सिस में अगर ट्रैवल कर रहा है गॉसियन वेव पैकेट, तो गॉसियन वेव पैकेट की वैल्यू कैसी रहेगी देखो, ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा. दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू. ओके, एच क्रॉस बाई टू मतलब क्या रहेगा वो एक्चुअल में गॉसियन वेव पैकेट. ओके, ये एक्चुअल में सेटिस्फाई करेगा. मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू है ये अनसर्टेनिटी की. मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या रहती है, एक तो इतना रहेगा या फिर इससे ज़्यादा रहेगा, इससे कम वैल्यू कभी अनसर्टेनिटी नहीं रहती. ओके, ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था. ओके, तो उसकी सबसे मिनिमम जो वैल्यू वो सेटिस्फाई करेगा जो वेव पैकेट, उसी को बोला जाता है गॉसियन वेव पैकेट. ओके, सो गॉसियन वेव पैकेट यहाँ पे समझ गया होगा. ओके, ये डेफिनेशन है एक्चुअल में गॉसियन वेव पैकेट की, ये जो ऊपर लिया है वो. और ये एक्चुअल में उसकी कंडीशन है कि ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तभी उसको हम गॉसियन वेव पैकेट बोलेंगे. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं. इसका हमें कुछ ये भी करना है, वेव फंक्शन हमें फाइंड करना है इसका. ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. तो देखो कैसे, क्या लिखा है यहाँ पे, हमने एक सपोज किया यहाँ पे. देखो क्या बताया, लेट साई बी द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग गॉसियन वेव पैकेट. तो हमने साई को हमने गॉसियन वेव पैकेट का वेव फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए रखा. ओके, ये साई की बाद में हम लास्ट में वैल्यू भी फाइंड करेंगे. ओके, और क्या बताया, रिप्रेजेंट गॉसियन वेव पैकेट एंड एफ एंड फाई आर फंक्शन. दो फंक्शन ले लिए, एक एफ है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, फाई कौन फंक्शन है. ओके, ये दोनों का हमने फंक्शन कंसिडर किया है. जो एक्चुअल में कैसे मिले हमें देखो यहाँ पे बताया, फंक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम साई व्हेन वी ऑपरेट मोमेंटम एंड पोजीशन
एंड ऑपरेटर ओवर साई रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे पोजीशन है, ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। तो अगर पोजीशन और मोमेंटम यहाँ पे लिखा है तो हमें ऑपरेटर भी यूज़ करने पड़ेंगे, वो पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और उसको हम लोग देन इस वेव फंक्शन में, ओके, वेव फंक्शन जो रहता है उसके साथ अप्लाई करेंगे उस पर। ओके, ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटर को ऑपरेट किया। ओके, ऑपरेटर को ऑपरेट करने के बाद हमें कुछ ना कुछ फंक्शन मिलता है कभी भी। ओके, तो वैसे ऑपरेट करने के बाद मतलब साई पे हमने पहले मोमेंटम ऑपरेटर देन पोजीशन ऑपरेटर ऑपरेट किया। तो पहले देखो मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट किया हमने। ओके, पी साई लिखा, तो उससे हमें वैल्यू कितनी मिली, एफ मिल गई यहाँ पे, एफ हमें फंक्शन मिल गया वहाँ पे। ओके, और सेम हमने पोजीशन के लिए भी किया, एक्स साई किया, मतलब एक्स हमारा क्या है, ऑपरेटर है यहाँ पे। ओके, पोजीशन ऑपरेटर, और साई हमारा आइगन फंक्शन है। तो अगर आइगन फंक्शन में अगर मतलब आइगन फंक्शन या फिर वेव फंक्शन बोलते हैं, तो वेव फंक्शन पे अगर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ ना कुछ फंक्शन मिलता है। तो ये फंक्शन क्या मिल गया, देखो यहाँ पे फाई मिल गया हमें। ओके, तो मतलब जब पोजीशन का वाला हम ऑपरेट करते हैं पोजीशन ऑपरेटर तो एफ मिलता है, और जब हमारा जो नहीं मोमेंटम वाला ऑपरेट करते हैं तभी एफ मिलता है, और पोजीशन वाला ऑपरेट करते हैं तो फाई मिलता है। ओके, तो मतलब ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हमने यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे अप्लाई किए। ओके, तो अभी ये समझ लो, देखो क्या है यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई एच क्रॉस डो साई बाई डो एक्स। ये कैसे आ गया, क्योंकि ऑपरेटर की वैल्यू है वो यहाँ पे पी लिखा हुआ है ना, जो एक्चुअल में मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये पी की वैल्यू क्या है एक्चुअल में माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स ऐसा है। ओके, डो बाई डो एक्स ये एक्चुअल में पी का वैल्यू है। ओके, एक्स है एक्चुअल में, ठीक है ना, ठीक से लिख देना, ये यहाँ पे डो बाई डो एक्स। ओके, तो ये इसका वैल्यू रहेगा। ओके, पी का वैल्यू है। तो अभी क्या हो गया, ये दो इक्वेशन मिल गया हमें, 2 3 लिख दिया। ठीक, अब क्या बोला है, सिंस इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें रिलेशन मिलता है एक्स एंड पी का। ओके, मतलब पोजीशन और मोमेंटम दोनों का हमें रिलेशन मिल रहा है। तो फिर क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टू बी मिनिमम, तो हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हमारा जो प्रोडक्ट है अनसर्टेन, हमारा जो गॉसियन में बताया गया ना जो प्रोडक्ट है, वो अगर मिनिमम चाहिए हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, प्रोडक्ट हमें गॉसियन पैकेट के लिए बहुत मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए हमें ये जो वैल्यूज़ है एफ एंड फाई, इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन बताना पड़ेगा। तो क्या बोले कि इसलिए हमारे एफ एंड फाई है मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसलिए हमारे एफ एंड फाई है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए। ओके, तो अभी वही लिखेंगे, तो एफ एंड फाई में भी रिलेशन बताने के लिए कुछ बीच में एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो वो कैसा लेंगे, देखो सपोज फाई साई, ओके ना, यहाँ पे साई है हमारा। ओके, एंड एफ आर रिलेटेड विथ सम आर्बिटरी कांस्टेंट अल्फा। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखो हमारे जो फाई है यहाँ पे जो लिखा है ना, ओके, यहाँ पे जो ये जो लिखा है ये एक्चुअल में फाई कंसीडर करो, ठीक है ना, ये फाई है हमारा। ओके, ऐसे फाई लिख दो, नोटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, फाई, तो सपोज फाई एंड एफ आर रिलेटेड विथ सम आर्बिटरी कांस्टेंट ए। ओके, आर्बिटरी कांस्टेंट ए की जगह पे मैंने अल्फा लिखा था, यहाँ पे ये आ गया है। तो ओके, तो ये अल्फा ए नहीं है एक्चुअल में, अल्फा है। ठीक है, वो आंसर आपके हिसाब से कंसिडर कर दो, ठीक है ना, ए भी लिखो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा ही लिखो तो अच्छा रहेगा, ए को अल्फा कंसिडर करो। ठीक है, फाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ। ओके, तो क्या होगा, ये एक्चुअल में रिलेशन बता रहा है, देखो तो रिलेशन ये कब फाइंड होगा, जब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, तभी हम बता सकते हैं कि इसका कंप्लीट रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं, फाई इक्वल टू अल्फा एफ। ओके, तो ये जो अल्फा है अभी इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो ये अल्फा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एक कांस्टेंट है। ओके, आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं उसको, अल्फा को। ओके, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे लिखा है देखो, वी डोंट नो द नेचर ऑफ ए वैल्यू, अल्फा वैल्यू, हमें इस अल्फा की कुछ नेचर नहीं मालूम कि एक्चुअल में कैसा है, मतलब रियल वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है, या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ओके, कैसे रहते हैं, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो ओके, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसी वैल्यू है। तो वो कैसे पता चलेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो रियल बोल सकते हैं, और उसमें कोई आयोटा टर्म आएगी, मतलब आई टर्म आएगी ऐसे। ओके, आई या फिर इसको आयोटा बोला जाता है। ओके, आई वो हमारा एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा रहता है, तो वो इसी टर्म आ गई तो हम लोग उसको इमेजिनरी क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कुछ
प्रोसीजर करनी पड़ेगी, ओके, उसके बाद ही होगा। तो अभी देखते आगे कि क्या करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी है टू स्टडी द नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट ए, ओके, मीन्स अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। अल्फा यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमें कंसिडरेशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कंसिडर करना पड़ेगा। वो इंटीग्रेशन कैसे रहेगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे एफ स्टार फाइव इंटू डी एक्स यहाँ पे बताएगी, ओके। तो एफ जो हमारी थी यहाँ पे स्टार रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ स्टार इंटू जो फाइव था वो, ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन किया। अब एफ स्टार की वैल्यू क्या है देखो, तो एफ स्टार की वैल्यू क्या आएगी, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो, मतलब क्या होगी, यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे स्टार लगा देते हैं तो हमारे जो साई रहेगा इस पर भी स्टार आ जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ओके। माइनस आई एच क्रॉस डो साई स्टार बाई डो एक्स, ओके। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई एच क्रॉस डो साई स्टार बाई डो एक्स, ओके। और देन क्या हो जाएगा, देखो ये फाई की वैल्यू भी लिखनी है, तो फाई की वैल्यू भी आगे यहाँ पे इक्वेशन में है, तो वो कितना है देखो, यहाँ पे फाई की वैल्यू देखो कितना है, एक्स इंटू साई, ओके। तो यहाँ पे एक्स इंटू साई भी आ गया, ओके, ये वैल्यू भी पुट कर दी है हमने, ठीक है। तो मतलब याद क्या रखो, देखो ये वैल्यू कहाँ से आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 से, और दूसरी वैल्यू कहाँ से आई है, इक्वेशन नंबर 3 से आई है, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2 से आई है, इतना पार्ट आया है वो इक्वेशन नंबर 2 से, और इतना जो पार्ट आया है वो कितना, वो कहाँ से आया है, ये जो पार्ट आया है वो इक्वेशन नंबर 3 से आया है, ओके। याद रखो, इंटीग्रेशन करना है अभी हमें, तो देखो एक्चुअल में इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको ऐसे ही रखने दो, ये सेम है, देखो हमने कुछ इसमें चेंजेस नहीं किए, सिर्फ LHS में चेंजेस किए। तो LHS में चेंजेस क्या आएंगे, देखो यहाँ पे LHS में देखो चेंजेस है एफ स्टार अल्फा एफ डी एक्स, ओके, ओके। तो एफ स्टार आया यहाँ पे, अल्फा है, एफ और डी एक्स है, ओके। तो यहाँ पे अल्फा एफ यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ गई, तो एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आई, हमारा लास्ट जो इक्वेशन है वो देखो वहाँ पे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है अल्फा एफ लिखा हुआ है, ओके। तो ये यहाँ पे पुट किया हमने, फाई का वैल्यू यहाँ पे अल्फा एफ पुट किया, तो हमें ये मिल गया। एक्चुअल में फाइंड भी तो अल्फा ही करना है हमें, और बाकी RHS में कुछ चेंजेस मत करो। देन सेकेंड इस इक्वेशन पे आओ, तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो अल्फा को बाहर निकाल दिया, अल्फा को हम बाहर निकाल देते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, एफ स्टार एफ डी एक्स बन जाएगा, ओके, एफ स्टार एफ डी एक्स ऐसा बन जाएगा, ओके। अल्फा को बाहर निकाल दें इंटीग्रेशन के, देन इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई एच क्रॉस, ये जो सेकेंड जो है RHS को कुछ चेंज मत करो, वो उतना ही रख दो, ओके, इसमें कहीं भी चेंज मत करो। सिर्फ हमें सॉल्व क्या करना है, अभी ये सॉल्व करना है। देखो एफ स्टार बाय एफ एक्चुअल में क्या फॉर्मूला है, नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला है, ओके। अगर आपका फंक्शन अगर नॉर्मलाइज है तो वहाँ पे उसके आंसर 1 आएगा, ओके। तो हमने कंसिडर किया यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो हमारा नॉर्मलाइज है, ओके, नॉर्मलाइज फंक्शन हो गया। तो ये जो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं, ऐसा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है वो अगर करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 वैल्यू आता है, ओके। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 इसलिए लिख दिया है सिंस इट इज़ नॉर्मलाइज्ड, ओके। तो फिर 1 लिख दिया तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं उसको आगे, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, और RHS जैसे है वैसा है, ओके। तो ये एक्चुअल में हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, ओके। तो हमें ये वैल्यू एक्चुअल में यूज़ नहीं करनी है, बस इसका नेचर देखना है कि ये एक्चुअल में कैसा है। तो नेचर देखो कैसा है, इसमें आई की टर्म है क्या, कोई आई की टर्म है, यहाँ पे आई की टर्म है, ओके। उसका आयोटा भी बोलते हैं या फिर आई भी बोलते हैं, तो ये आई की टर्म है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि ये जो अल्फा है वो एक्चुअल में इमेजिनरी कांस्टेंट है। ये कैसा कांस्टेंट है, इमेजिनरी कांस्टेंट है, ओके। अगर इमेजिनरी कांस्टेंट है तो इसको हम लोग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। तो देखो जो हमारा इक्वेशन 4 था, ओके, यहाँ पे जो है इक्वेशन 4, ओके। अभी ये अल्फा हमारा इमेजिनरी है तो यहाँ पे हम लोग आई लिख सकते हैं, इसके बीच में यहाँ पे आई लिख सकते हैं, ओके। तो वो हम लोग इक्वेशन 4 का भी चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 4 बिकम्स, देखो इक्वेशन 4 का भी कैसे लिखेंगे हम लोग, आई के फॉर्म में भी लिखेंगे, फाई इक्वल टू, सिर्फ पहले अल्फा ही लिखा था क्योंकि हमें मालूम नहीं था ना उसका नेचर क्या है। अभी क्या लिखेंगे, उसके आगे आई भी लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि इमेजिनरी वैल्यू है तो आई तो आना ही है उसमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई हमारा प्लस आई है कि माइनस आई है वो भी हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग वो भी अभी फाइंड करेंगे। देखो तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, पहले प्लस और माइनस आई अल्फा एफ लिखते हैं, ओके। फाई की वैल्यू यहाँ पे देखो इक्वेशन 4 को ऐसे लिखते हैं, प्लस और माइनस आई अल्फा एफ। अब बाद में फिर फाई का वैल्यू हमने लिखा था पहले, एक्स आई लिखा था, ओके, वो हमें मिला था एक्स आई, मतलब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में है एक्स आई, तो ये लिख दो।
देन देखो क्या है अल्फा, और एफ की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू ये कहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में है, ये ऐसी वैल्यू एफ की वैल्यू वो कितनी है, पी साई, ओके, पी साई करके वैल्यू वहाँ पे मिली थी एफ की, तो हमने वो भी लिख दिया। तो क्या हो गया प्लस और माइनस आई अल्फा पी साई। अब क्या करिए, आई अल्फा तो ऐसे ही लिखो, प्लस और माइनस आई अल्फा, और पी की वैल्यू लिख दो कितना बनता है, तो प्लस आई अल्फा ऐसे लिख दिया, और पी साई की वैल्यू देखो यहाँ पे थी माइनस आई एच क्रॉस डो साई बाई डो एक्स ऐसे लिख दिया। तो अभी क्या होगा यहाँ पे क्या क्या है, आई और आई मल्टीप्लिकेशन होगा, आई स्क्वेयर बनेंगे, आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, ओके, ये तो मालूम होगा ना, कॉम्प्लेक्स में ऐसा रहता है आई स्क्वेयर इक्वल टू -1 ऐसी वैल्यू रहती, तो आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो वो निकल जाएगा, लेकिन सामने प्लस माइनस है ही वैसे भी, तो कुछ जरूरत नहीं, मतलब अंदर का जो माइनस है वो निकल जाएगा, सामने जो प्लस माइनस है वो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस आई की टर्म निकल जाएगी, तो बचेगा एच क्रॉस अल्फा डो साई बाई डो एक्स, ओके, ये होगा यहाँ पे इतना कंबाइन में मिलेगा, एच क्रॉस अल्फा डो साई बाई डो एक्स, हमें पता चला ना यहाँ पे आई कैसे निकल गया, पता चला ना, आई को मल्टीप्लाई किया है मिला आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब -1 रहता है, माइनस और ये वाला माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सीन यहाँ पे इतना बचेगा एच क्रॉस अल्फा डो साई बाई डो एक्स, इक्वेशन नंबर 6 है वो। अभी क्या करेंगे हम लोग, मेथड यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का, कौन सा मेथड है, बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जहाँ पे एक्स की टर्म है ना, सब एक्स की टर्म एक साइड ले लो, और जो साई की टर्म है ना वो सब एक साइड ले लो, और उसका देन इंटीग्रेशन करना है, ओके, इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक साई की टर्म है और ऊपर यहाँ पे दो साई है, तो साई को हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं राइट साइड में, और देखो यहाँ पे दो एक्स है वो नीचे है, तो उसको क्या करते हैं ऊपर लेने के जाएंगे, उसको लेफ्ट में ले लो, तो डी एक्स दो एक्स को अभी हम लोग ना डी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, वो चल जाता है, कुछ जरूरत नहीं है, पार्शियल को अभी हम लोग हमारे सादा डिफरेंशिएशन जो रहता है उसके फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे डी साई आ गया, ओके, नीचे साई ले लिया 1 साई, और यहाँ पे देखो एच क्रॉस अल्फा एक्चुअल में कांस्टेंट है, तो ये क्या इंटीग्रेशन में आएगा भी नहीं, एक्स डी एक्स यहाँ पे आ गया, तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, ओके, ऐसा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, इंटीग्रेशन के लिए, ओके, वही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट कर दी है वैसे भी, ओके, नीचे रिप्रेजेंट कर दिए, तो वो लिख दो, ठीक है, ये निकाल देता हूँ, ओके, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो कितना हो गया देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साई, ओके, इंटू डी साई है यहाँ पे, इक्वल टू कितना होगा प्लस और माइनस 1 बाई एच क्रॉस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा एक्चुअल में इक्वेशन है, ओके, मैं निकाल देता हूँ, मतलब आपको यहाँ पे लिखने के लिए अच्छा रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने दे दिया, तो अभी इतना याद रखो, ये 1 बाई साई इंटीग्रेशन क्या रहता है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x रहता है, तो ये 1 बाई साई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln ऑफ साई आएगा, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ साई, तो ये इंटीग्रेशन इसका आएगा, ठीक है, ये क्वांटिटी का इंटीग्रेशन इतना है, और अभी ये देखो बाहर का जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, प्लस माइनस 1 बाई एच क्रॉस अल्फा, और ये अंदर का है इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, ओके, ये क्वांटिटी इसका इंटीग्रेशन बनेगा, तो अभी नेक्स्ट इक्वेशन में लिख दो, तो यहाँ पे लिख दिया देखो ln ऑफ साई आ गया पहले का, दूसरे का देखो क्या आया प्लस और माइनस 1 बाई एच क्रॉस अल्फा एक्स स्क्वेयर बाई 2 आया है देखो, और बाद में इंटीग्रेशन है तो कभी भी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो आगे कांस्टेंट लिख दिया, ओके, तो अभी क्या करेंगे, ये जो है ln की टर्म है इसको हम लोग सादे हमारे नॉर्मल फॉर्म में लिखना है हमें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे साई, और जो बाकी बचा कुचा जो कुछ है सबको कहाँ पे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे देखो ई रेस टू में फिर ये पूरी टर्म है ई रेस टू के ऊपर रहेगी, ओके, ई के ऊपर रहेगी, तो ई रेस टू प्लस और माइनस यही टर्म वापस लिख दो एक्स स्क्वेयर अपॉन एच 2 एच क्रॉस अल्फा प्लस कांस्टेंट, ओके, ये टर्म आ गए, अब ई के ऊपर देखो प्लस में ये दोनों के टर्म है, तो इनको हम लोग सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, ओके, साई इज इक्वल टू, मतलब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, ई रेस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिखते हैं ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ओके, ये चीज़ रहती है, तो वही चीज़ किया है यहाँ पे, कुछ नया नहीं किया है, ये बहुत सिंपल मैथ्स है और ये मालूम होना ही चाहिए, ओके, इसके बिना कैसे डेरिवेशन करोगे,
देन साई इज इक्वल टू ई पावर कांस्टेंट, तो ये चीज़ है ई पावर कांस्टेंट। देखो ई के ऊपर पहले एक कांस्टेंट वाली आगे, देन ई के ऊपर ये वाली टर्म भी आएगी, ओके। ई के ऊपर ये वाली, मतलब हमने खाली सिर्फ सेपरेट सेपरेट किया है दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, ओके। उसका कुछ मीनिंग चेंज नहीं हुआ, वही चीज़ है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। तो कांस्टेंट के लिए हमने एक नोटेशन यूज़ किया, वो है एन ई नोटेशन यूज़ किया, ओके। ये हमारा कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कैपिटल एन, ओके, ये यूज़ किया यहाँ पे। और जो ई रेस टू की टर्म है वो डायरेक्टली लिख दो जैसे था वैसा, ई रेस टू प्लस और माइनस, ओके। इसमें से अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है ना इतना ब्रैकेट के अंदर, मैं अभी लिख रहा हूँ, देखो ये जो टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, हाँ, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, बीटा कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए हमने क्या लिया 1/2 एच क्रॉस अल्फा, उसको क्या कर रहे हैं, बीटा स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, ओके। स्क्वायर लिख दो इसके ऊपर, स्क्वायर, बीटा स्क्वायर कंसिडर कर दिया। तो क्या हमें मिल गया यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, ई रेस टू प्लस और माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है, ओके। बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कुछ तो है, ओके, ये वैल्यू है, ओके। बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी है, देखो 1/2 एच क्रॉस अल्फा। अभी क्या हो गया, ऊपर तो एक्सपोनेंशियल में प्लस भी है माइनस भी है, दोनों साइन है, तो उसमें सबसे अच्छा साइन कौन सा होगा, हमारे लिए सुटेबल कौन सा होगा, कोई एक ही रहेगा वहाँ पे, ओके। दोनों साइन नहीं रहते, ओके। तो देखो प्लस अगर है, अगर हमने पहला कंसिडर किया कि एक्सपोनेंशियल इज पॉजिटिव, अगर वो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो अगर एक्स की वैल्यू अगर हम लोग इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं वहाँ पे, तो ई रेस टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस यहाँ पे है वैल्यू, अगर बीटा स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही, और एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब वो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये फंक्शन एक्चुअल में वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी इन्फिनिटी बन जाएगी। और साई की वैल्यू इसलिए भी इन्फिनिटी हो जाएगी, और साई की वैल्यू इन्फिनिटी ये एक्चुअल में अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं होता, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वहाँ पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली निगेटिव, ओके। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ निगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉजिटिव एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होगा, और जो निगेटिव वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या हो गया, पॉसिबल है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो इसलिए साई की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, साई इज इक्वल टू एन इंटू ई रेस टू माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने माइनस में यहाँ पे वैल्यू लिखी, ओके। तो ये एक्चुअल में वेव फंक्शन का वैल्यू मिल गया, ओके। साई इज इक्वल टू एन इंटू ई रेस टू माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये कंप्लीट वैल्यू मिला हमें। एन क्या है यहाँ पे, एन तो मिला नहीं, एन की वैल्यू नहीं मिली, एन तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, पहले अल्फा कांस्टेंट था तो अल्फा की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ओके। अब एन की वैल्यू लेकिन फाइंड करना पड़ेगा ना हमें, एन क्या है एक्चुअल में, तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो देखो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, सो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और एन फाइंड करने के बाद देन हम लोग इस इक्वेशन 9 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ओके यहाँ पे, तो ये देखो पहला हम लोग क्या किया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ किया, साई स्टार साई इंटू डी एक्स, मतलब क्या रहता है, उस फंक्शन वेव फंक्शन का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और जो वैल्यू मिलेगी वो, पर अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो रियल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हमारा वेव फंक्शन वैसे तो रियल ही है, ओके, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे। तो हम लोग देखो रियल क्वांटिटी का ही हमारा वेव फंक्शन, जो हमारा अल्फा का वैल्यू वो एक्चुअल में इसमें था, इमेजिनरी में था ना, बस आखिर वेव फंक्शन का नहीं है ऐसा कुछ प्रॉब्लम। तो वेव फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे साई स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, तो देखो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसा उसका इंटीग्रेशन रहता है, और इक्वल टू 1 वैल्यू आनी चाहिए, ओके, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है। तो हम लोग ये इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे डबल है, मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब हमारा जो वेव फंक्शन था वो इतना था, साई इंटू एन इंटू ई रेस टू माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा वैल्यू था ना। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद कितना वैल्यू मिलेगा, देखो साई स्क्वायर जो है वो वैल्यू कितना रहता है, एन स्क्वायर बनेगा, पहले एन का स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे ऊपर ई रेस टू माइनस 2 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, 2 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू एक्चुअल में बन जाएगी साई स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा। तो हो गया, ये वैल्यू बन गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, देन यहाँ पे एन स्क्वायर है, ओके। देन अगेन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रहता है, ई रेस टू माइनस 2 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
ओके, इक्वल टू 1 बन जाएगा। ओके, तो देखो एन स्क्वायर यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, उसको इंटीग्रेशन तो नहीं निकल सकता, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं रहता। ओके, उसको बाहर निकाल दिया। अभी सिर्फ इतने ही पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो अभी उसको आगे देखते थे कैसे किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है अभी इतना ही पार्ट, तो इसमें जो ऊपर का वैल्यू है 2 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करनी है हमें। ओके, तो वैल्यू पुट करेंगे पहले। तो वैल्यू पुट करने के लिए देखो क्या, 2 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने वाई स्क्वायर कंसिडर कर दिया। ओके, और देन इसका डिफरेंशिएशन ले लो। ओके, तो कैसा होगा, 2 बीटा स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 2x dx आएगा। ओके, इक्वल टू लिख दो। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आएगा, 2y dy, ये एक्चुअल में वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ओके, ये डिफरेंशिएशन समझ गया ना, ये फॉर्मूला एक्चुअल में फॉर्मूला रहता है एक्स पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कभी भी क्या आता है, n इंटू एक्स पावर, यहाँ पे क्या होगा, n-1 हो जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पे लिखने को नहीं हो रहा है बट यहाँ पे n-1 ऐसे आएगा। ओके ना, ये समझ लो। ठीक है, n-1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, तो क्या आएगा, एक्स मतलब n की वैल्यू अभी 2 ले लो, तो 2 कंसिडर किया तो यहाँ पे 2 आएगा, x हो गया, 2-1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो इसलिए 2x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसलिए यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। वैसे ही हमने 2y लिखा हुआ है, ऐसे हो रहेगा। ओके, ये समझ लो। अभी हो गया, अब इसमें भी क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तुरंत। ओके, बचा क्या है, देखो बी स्क्वायर 2x dx इक्वल टू dy y dy, तो dx को एक साइड ले लो, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो, तो कितना होगा, y dy डिवाइड बाय 2 बीटा स्क्वायर x हो जाएगा। अभी क्या, y की वैल्यू जो है, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू क्या थी, √2 बन जाएगा यहाँ पे, और बीटा x हो जाएगा। ओके, तो ये y की वैल्यू हो गई, और dy है यहाँ पे, तो देखो फिर √2 है, तो ये क्या होगा, ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो कैसा रहता है, √2, और 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1/√2। ओके, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा नीचे के साइड, और ये बीटा है और नीचे बीटा स्क्वायर है, तो ऊपर का बीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक बीटा बचेगा, तो क्या बन जाएगा, तो dx इक्वल टू ये बनेगा, dy अपॉन √2 बीटा बनेगा। तो ये dx को अभी वो इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट कर दो, मतलब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में ये 2 बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट कर दो, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो dx है इसकी जगह पे वो dy अपॉन √2 बीटा कर दो, तो √2 बीटा तो वो कांस्टेंट आएगा, तो उसको डायरेक्ट बाहर ही लिख दो पहले स्टार्टिंग में। तो देखो आगे के स्टेप में लिखा हुआ है मैंने, तो देखो n स्क्वायर अपॉन √2 बीटा का, यहाँ पे देखो √2 बीटा तो कैंसिल है और कॉन्स्टेंट है, इसलिए उसको बाहर पहले ही लिख दिया। ओके, और जो ऊपर का जो था तो वहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और फिर dy का इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो -∞ टू +∞ लिखा है इक्वल टू 1। तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे फाइंड करनी है ना हमें, उसके बाद ही तो ये कंप्लीट होगा। तो ये देखो n स्क्वायर अपॉन √2 बीटा तो लिख दिया। अभी ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन, ये एक्चुअल में क्या गॉसियन इंटीग्रल रहता है। ओके, तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, ये इंटीग्रेशन की, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने में नहीं बैठेंगे हम लोग। ओके, पूरा टाइम उसमें चला जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने में, तो ये सॉल्व मत करो क्योंकि इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके, उस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो रहता है ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी डायरेक्ट हम लोग उसको डेरिवेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो क्या, e⁻⁻x स्क्वायर रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, √π/a। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बताए, e⁻y² लिखा हुआ है ना, y के फॉर्म में लिखा है, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। 1 है मतलब आंसर क्या आएगा, √π। ओके, मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पे केस में कितना आंसर आएगा, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का √π आंसर आएगा सिर्फ, क्योंकि नीचे के साइड कुछ नहीं है ना, तो 1 हो जाएगा वो एक्चुअली में, √π/1 होगा, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए √π आंसर लिखेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल में इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व हो गया पूरा, n स्क्वायर अपॉन √2b इंटू √π इक्वल टू 1। तो अभी n स्क्वायर निकालना है, तो n स्क्वायर एक साइड ले लो, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो, तो कितना बना, √2b अपॉन √π। ओके, तो अभी ये कैसे लिख सकते हैं, देखो n स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब √2 को हम लोग ऐसे 2 ⁻1/2 लिख सकते हैं, बीटा को वैसे ही रख दो, उसमें कुछ नहीं है। तो भी अगर इसको 1/2 के फॉर्म में लिखना है आपको, तो 2/2 लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, सिर्फ 1/2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। और √π को अगर लिखना है,
पाई को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ओके, अभी ये n फाइंड करना है। ओके, n स्क्वायर हो गया, n फाइंड करना है तो क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा हर एक को। ओके, और वो हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देते उसको। ठीक है, तो कितना वो बन जाएगा, देखो यहाँ पे बाहर के साइड 1/4 लिखना है हमें, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे बीटा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे पाई बनेगा। ओके, सबके जितने भी 1/2 थे ना, सबको बाहर निकाल दिया, और वो बाहर लिखेंगे हम लोग 1/4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n फाइंड कर रहे हैं, ये n स्क्वायर है, ये लिखा है n की वैल्यू लिखी, तो इसलिए क्या बन गया है 2 बीटा स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 1/4। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है n की वैल्यू 2 बीटा स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 1/4। ओके, तो ये n की वैल्यू मिल गई। अभी क्या करना है, हमें इक्वेशन में पुट करना है। कौन सा इक्वेशन था वो, 9th इक्वेशन था। ओके, इक्वेशन नंबर 9 है। ओके, इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर दो यहाँ पे। ओके, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 9, यहाँ पे 9 लिख दो। ओके, इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर दिया ये। ओके, इक्वेशन 9 में पुट करेंगे तो क्या बोला, साई इज इक्वल टू n इंटू ई रेस टू माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 9 था हमारा। उसमें n की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, ये जो वैल्यू मिली है वो, तो कितना होगा, साई इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर अपन पाई होल पावर 1/4 इंटू ई रेस टू माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसमें बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है। ओके, बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 1/2 क्रॉस अल्फा। ओके, ये देखो बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 क्रॉस अल्फा है। ओके, अल्फा की भी वैल्यू है हमारे पास, हमने वो भी फाइंड की, तो ये अल्फा की वैल्यू थी। ओके, सब हम वैल्यूज एग्जाम में लिखेंगे तो वो जम्बलिंग हो जाता है, वो ज़्यादा पूरा इक्वेशन भर जाता है। ओके, उससे अच्छा हमने क्या, जो हमें यूज़फुल है वो ऐसे ऐसे लिखे और कांस्टेंट में लिख दिए ना, उसको वेयर करके हमने लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक्चुअल में वेव फंक्शन बन गया। किसका वेव फंक्शन है, दिस इज द गॉसियन वेव फंक्शन फॉर गॉसियन वेव पैकेट। ओके, तो ये गॉसियन वेव फंक्शन यहाँ पे बन गया गॉसियन वेव पैकेट का। सो आई होप you have cleared all these things about the today's lecture. Okay, इसका एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, समझ जाएगा, सेफ इजी स्टेप्स है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।